नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। जैसा कि आज से हम लोग इतिहास की कक्षाओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इतिहास की कक्षाओं को प्रारंभ करते हैं। और आज हम लोग इतिहास का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इतिहास का कुछ तिथियां इतिहास में जो पूछी जाती हैं, जैसे एडी क्या है, बीसी क्या है, या क्या बोलते हैं इतिहास का विभाजन क्या है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास को। इतिहास, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतिहास जो है अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। यानी कि हमारा जो पिछला बीता हुआ समय है, भूतकाल जो है, उसी का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री। यह जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ इतिहास होता है। तो हम लोग लिखते हैं हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ इतिहास होता है। जिसका अर्थ इतिहास होता है। अब अगर हम लोग इतिहास के शाब्दिक अर्थ पर हम लोग दृष्टि डालें, तो जो इतिहास है, इतिहास शब्द तीन शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस है प्लस अस, इति प्लस हा प्लस अस, इन तीन शब्दों से मिलकर इतिहास बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो इतिहास इति प्लस है प्लस अस से मिलकर बना है। मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इस प्रकार से हम लोग इतिहास के शाब्दिक अर्थ को देखें, जिसमें इतिहास का जो शब्द है, या तीन शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हा प्लस अस, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। अब बात किया जाए कि जो इतिहास है, इतिहास के लिए सबसे पहले किस व्यक्ति ने हिस्ट्री नामक शब्द का प्रयोग किया, तो आइए हम लोग उसको आगे देखते हैं। इतिहास के लिए सबसे पहले हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अगर हेरोडोटस की पुस्तक की बात किया जाए, तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस ने इतिहास के लिए सबसे पहले
हिस्ट्री नामक शब्द का प्रयोग किया तथा इतिहास पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका है और इसलिए हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास के पिता की संज्ञा प्रदान किया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। क्योंकि हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के लिए हिस्ट्री नामक शब्द का प्रयोग किया और हेरोडोटस ने इतिहास पर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका था। अब किसने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा? तो रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो और यही सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास के पिता या जनक की संज्ञा प्रदान किया। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा प्रदान किया। सिसरो नामक रोमन दार्शनिक ने ही सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा प्रदान किया या इतिहास का जनक कहा। अब बात आती है जो हमारा इतिहास है, क्या इतिहास जो है इन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखी हेरोडोटस ने इतिहास पर जिसका नाम था हिस्टोरिका और इतिहास के लिए हिस्ट्री नामक शब्द का प्रयोग भी हेरोडोटस ने किया। इसलिए रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा प्रदान किया। अब आइए इतिहास की कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर परिभाषाओं को हम लोग बनाएं तो इतिहास की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं? तो जैसे परिभाषा किसी इतिहास कहा जाएगा तो परिभाषाओं में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ग्रंथ जो अतीत काल की घटनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे ग्रंथ जो अतीत काल की घटनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग इतिहास कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या सभी घटनाएं जो भूतकाल में घटित हुई हैं उन्हें इतिहास माना जा सकता है? नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो किन प्रकार की घटनाओं को हम लोग इतिहास मानेंगे? तो ऐसी घटनाएं, भूतकाल में घटित ऐसी घटनाएं जिसने मानव के भौगोलिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया हो तथा उसका हमारे पास कुछ ना कुछ साक्ष्य हो, उसे हम लोग इतिहास कहेंगे। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। दूसरी परिभाषा, ऐसी घटनाएं या भूतकाल में घटित ऐसी घटनाएं ऐसी घटनाएं जो मानव के भौगोलिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित किया हो, जो मानव के भौगोलिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित किया हो
तथा जिनका हमारे पास साक्ष्य हो, जिनका हमारे पास साक्ष्य हो, उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। अब ये हमारी एक बढ़िया से रिफाइंड परिभाषा इतिहास की बन चुकी है, जो एकदम विधिवत मानक पर खरी उतरती है। तो ये कह रहा है भूतकाल में घटित ऐसी घटनाएं जो मानव के भौगोलिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित किया हो तथा जिनका हमारे पास साक्ष्य हो, उसे हम लोग इतिहास कह सकते हैं या उसे इतिहास कहा जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है साक्ष्य, किस प्रकार के साक्ष्य होने चाहिए। तो साक्ष्यों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आइए, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है E.H. कार। E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा को दिया है। E.H. कार ने बताया है कि इतिहास जो है वर्तमान एवं भूतकाल की घटनाओं के बीच संवाद को कायम करता है। तो इस परिभाषा को भी हम लोग लिख लेते हैं E.H. कार के अनुसार। E.H. कार के अनुसार इन्होंने कहा है इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान काल के बीच इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान काल के बीच संवाद कायम करता है। संवाद कायम करता है। तो इस प्रकार से E.H. कार ने इतिहास के बारे में लिखा है कि इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान काल के बीच संवाद कायम करता है। इसका मतलब हुआ कि इतिहास जो है भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक आते आते इतिहास के बारे में बेसिक समझ हमारे अंदर हो चुकी है। अब एक बात आती है कि इतिहास पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है, किसके कारण हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। तो आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इतिहास के उद्देश्य, इतिहास पढ़ने के उद्देश्य क्या होंगे, आखिर हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ेंगे। तो इतिहास पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास भूतकाल की घटनाओं की जानकारी देता है। तो इतिहास पढ़ने के पीछे उद्देश्य यही है कि भूतकाल में घटित हुई घटनाओं को वर्तमान में दोबारा से न दोहराया जाए। जैसे कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए। तो इतिहास से पढ़ने के बाद हमको जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, तो आगे कुछ इस प्रकार का कोई कृत्य ना किया जाए ताकि कलिंग युद्ध जैसी स्थिति बन सके और कलिंग जैसे युद्ध को हम लोग आगे दोबारा से न होने दें। या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, द्वितीय युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं, तो इन सबको दोबारा से आगे न दोहराया जाए। या हमारे समाज में या हमारे इतिहास में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो आगे से इन विश्व युद्धों को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे से इस प्रकार की घटनाओं को न होने देना, यही इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। इतिहास का उद्देश्य होगा कि भूतकाल में घटित घटनाओं को वर्तमान में ना होने देना। यानी कि अगर भूतकाल में हमसे कोई गलती हो गई है या भूतकाल में किस प्रकार की घटना घटित हुई है जो हृदय विदारक थी, तो उसे वर्तमान में उसे होने से रोकना, यही इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। अब हम लोग बात करते हैं
जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में कुछ तिथियों की बात की जाती है। ये तो हमारा इतिहास का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में कुछ तिथियों की बात की जाती है। जैसे इसमें हम लोग कहीं कहीं पर बात करते हैं बीसी के बारे में, यानी कि ईसा पूर्व, या इसी में हम लोग बात करते हैं एडी के बारे में, एनो डोमिनी के बारे में। ये सब चीजें होती क्या है, ये तिथियां, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, शक संवत क्या है, विक्रमी संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है, इन सबको हम थोड़ा सा एक बेसिक परिचय इनका भी देख लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां, इतिहास की तिथियां। देखिए, इतिहास में जो तिथियां निकाली गई हैं, जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म को प्रथम शताब्दी माना गया, तथा ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसे हम लोग कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। और इनके बाद का जो समय है उसे हम लोग कहते हैं एडी, यानी कि एना डोमिनी। इसका मतलब होगा कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे हम लोग बीसी कहते हैं, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम लोग एडी या ईस्वी कहते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म को प्रथम शताब्दी माना गया है। ऐसा माना गया है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वह प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बीसी कहलाता है। बीसी कहलाता है। बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट होता है। यहीं पर अगर हम लोग एडी की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है। एडी का अर्थ एनो डोमिनी। एनो डोमिनी होता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि ईसा मसीह के जन्म ईसा मसीह का जो जन्म है इसे माना गया है प्रथम शताब्दी। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था इसे हम लोग कहते हैं बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे कहा जाता है एडी अर्थात एनो डोमिनी। अब जो है कुछ देशों में अधिकतर देश ये जो एडी वाला शब्द है, एडी वाले शब्द की जगह पर ये लोग प्रयोग करने लगे हैं सीई का। एडी शब्द के स्थान पर अधिकांश देशों में सीई का प्रयोग होने लगा है। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। इसका अर्थ होता है कॉमन एरा। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा। तो कॉमन एरा का प्रयोग कहां पर होता है? एडी के स्थान पर, अधिकांश देशों में एडी के स्थान पर कॉमन एरा का प्रयोग होने लगा सीई का, और बीसी के स्थान पर
BC के स्थान पर BCE का प्रयोग होने लगा। BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये था कुछ जो है कि हम इतिहास में BC क्या होगा, AD क्या होगा, किसके जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है इसे हम लोग BC कहते हैं, बाद का जो समय है इसे हम लोग AD कहते हैं। अब इसको जो है हम लोग एक चार्ट के रूप में, इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रा कर दिया। अब इस लाइन से बीचों बीच में यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर बीच में ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहाँ पर लिखते हैं ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का मान लेते हैं यहाँ पर जन्म हुआ। और इसे हम लोग मानते हैं प्रथम शताब्दी। ईसा मसीह का जन्म हुआ प्रथम शताब्दी में। और इस प्रथम शताब्दी से जब हम लोग आगे जाएंगे, प्रथम शताब्दी से यहाँ पर पहुंचे दूसरी शताब्दी, यहाँ पे 3, ऐसे करके 4, ऐसे करते हुए मान लीजिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए 1000 पे। ऐसे और आगे जाएंगे, 1000 के बाद आएगा 1500, 1500 के बाद यहाँ पे आएगा 2000, 2000 के बाद 2200, सॉरी 2000 के बाद 2001, और ऐसे यहाँ तक आते आते मान लीजिए यहाँ पर 2023। तो यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के जब हम लोग आगे जाते हैं तो इधर का जो समय है इसे कहा जाता है AD, इसे कहा जाता है AD। हिंदी की भाषा में इसे कहा जाता है ईस्वी। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म के आगे का जो समय है इसे हम लोग ईस्वी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है, पहले का जो समय है, ये पीछे वाला जो समय है इसे हम लोग कहते हैं BC। इधर का जो समय है इसे कहते हैं BC। इधर की तरफ आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ आते आते 2 हुआ, इसके आगे 3 रहा होगा, फिर 4, ऐसे करके 500, फिर और आगे आएंगे 1000, और आगे आएंगे यहीं पर मान लीजिए 2000, और आगे आए 2500, ऐसे 6000, और आगे आएंगे 10,000। तो इधर ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है इसे हम लोग BC कहते हैं, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के पहले का जो समय है उसे कहा जाता है BC, और ईसा के जन्म का जो बाद का समय है उसे कहा जाता है AD या ईस्वी। शायद अब यहाँ तक आते आते आपको इतिहास की तिथियों के बारे में, जो BC क्या है, AD क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इतिहास में कुछ जो है वर्षों से संबंधित या तिथियों से संबंधित कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाएगा अर्धवार्षिक, सामान्य सी बात है, अगर कहा जाएगा इतिहास में कहीं पर अर्धवार्षिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि आधा वर्ष। अर्धवार्षिक का मतलब होगा आधा वर्ष। और हम लोग जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आधा वर्ष में कितने महीने होंगे? तो आधा वर्ष में होंगे 6 माह का समय। अर्धवार्षिक में हम लोग कहेंगे 6 माह का समय। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है वार्षिक। वार्षिक, वार्षिक का मतलब क्या होगा? वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष, 1 वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 माह की अवधि या समय एक कहलाता है 1 वर्ष या वार्षिक। इसी प्रकार से कुछ और शब्द होते हैं, जैसे अगर दशक कहा जाए
दशक। तो दशक का मतलब होता है 10 वर्ष का समूह या 10 वर्ष का समय। जहां पर दशक की बात किया जाएगा तो दशक का मतलब होगा 10 वर्ष का समूह। अगला शब्द आता है चौथे नंबर पे शताब्दी। चौथा है शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है? तो शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय। 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? तो 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। अगला है 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। और अगला है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध पांचवा है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब क्या होगा? तो पूर्वार्ध का मतलब होता है कि सदी का जो प्रथम स्टार्टिंग का जो 50 वर्ष है उसे हम लोग पूर्वार्ध कहते हैं। और जो उत्तरार्ध होता है वह सदी का जो 50 साल बाद का होता है उसे हम लोग उत्तरार्ध कहते हैं। तो पूर्वार्ध को हम लोग लिख सकते हैं कि सदी या शताब्दी के प्रारंभ का 50 वर्ष। शताब्दी के प्रारंभ का 50 वर्ष पूर्वार्ध कहलाएगा। और अगला होगा उत्तरार्ध। उत्तरार्ध किसे कहा जाएगा? तो उत्तरार्ध होगा सदी या शताब्दी के अंत का 50 वर्ष। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसका मतलब यहाँ पे होगा पूर्वार्ध में 1 से लेके 50 वर्ष। और ये होगा शताब्दी का 51 से लेके 100 वर्ष तक का समय। 51 से लेके 100 वर्ष तक का जो समय होगा इसे हम लोग कहेंगे उत्तरार्ध। तो यहाँ तक जो है हम लोग कुछ सामान्य से शब्दों का जो इतिहास में प्रयोग होता है समय के लिए या वर्षों के लिए, इनको प्रयोग में जो आते हैं इनको जो है संक्षिप्त चर्चा हम लोग किए हैं। अब जो है अगला जो आता है कि वर्तमान में हम लोग किस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें जो हमारा वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है इसे हम लोग वर्तमान में जो कैलेंडर का प्रयोग करते हैं इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष कितने दिनों का होता है तो हम सब लोग जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो एक वर्ष का समय होता है वो 365 दिनों का होता है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर चौथे वर्ष एक नया दिन जुड़ता है जिससे कुल दिनों की संख्या 366 हो जाती है और इस प्रकार के वर्ष को लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग आइए लिखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 दिनों का 365 दिनों का एक वर्ष होता है। 365 दिनों का एक वर्ष होता है, किंतु प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन ज्यादा होता है जिससे
से चौथे वर्ष में 366 दिन 366 दिन होते हैं एवं इस प्रकार के वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार के वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हर प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। और यह जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है यह किस महीने में जुड़ता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा या कैलेंडर के किस महीने में जुड़ता है, जिससे जो है उसे लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था जब यह बना तो क्या बनने के तुरंत बाद भारत में लागू हो गया था, तो नहीं, बनने के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत में लागू करने में 170 साल बाद अंग्रेजों ने इसे 1752 ईस्वी में भारत में प्रयोग किया था। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लिया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत में लागू कब किया गया था, तो एक लाइन इसको लिख देते हैं। अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 170 साल बाद, 170 साल या वर्ष बाद 1752 ईस्वी में इसे भारत में लागू किया। अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनने के 170 साल बाद 1752 ईस्वी में इसे भारत में लागू किया था। अब कुछ संबंध हैं, इन सबको हम लोग जान लेते हैं। हमारे कैलेंडर में या इतिहास में कुछ संबंध का प्रयोग किया जाता है, इन सबको हम लोग समझ लेते हैं। जिसमें से पहला है हमारा विक्रमी संवत। कुछ प्रमुख संवत जो है इनको हम हेडिंग डाल के समझ लेते हैं। प्रमुख संवत, जैसे इसमें पहला है विक्रमी संवत। अगर विक्रमी संवत की बात किया जाए तो यह भी एक प्रकार का कैलेंडर है। अब बात आती है इसे चलाया कौन था, तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। यही विक्रमादित्य ने क्या किया था, विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किए थे और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम था विक्रमी संवत। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे उज्जैन के राजा या शासक विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपरांत चलवाया था। इसे उज्जैन के एक राजा या शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, और इन्हीं ने जो है शक संवत यानी कि शकों पर, इनके शासनकाल में शकों का जब आक्रमण हुआ तो इन्होंने शकों को पराजित किया और शकों पर इन्होंने विजय पाई, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अपना एक कैलेंडर चलाया जिसे कहा जाता है विक्रमी संवत। दूसरा हमारा होगा जिसका नाम होगा, दूसरा कैलेंडर जिसका नाम होगा शक संवत। तो आइए हम लोग शक संवत पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दूसरा शक संवत। शक संवत जो है यह 78 ईसा पूर्व, शक संवत जो है यह 78 एडी या 78 ईस्वी में चलाया गया था। कौन चलवाया था, इसे कुषाण वंश का सबसे महान शासक जिसका नाम था कनिष्क ने शक संवत को चलवाया था।
शक संवत को, ये जो शक संवत है, इसे भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर भी घोषित किया है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो हम लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। तो आइए इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। शक संवत 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक हुआ था जिसका नाम था कनिष्क, और इसी कनिष्क ने शक संवत को चलवाया था। यह जो शक संवत है, इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने अपना आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया, और वर्तमान समय में भी शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने इसे अपना आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया। वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो ये था शक संवत के बारे में। शक संवत को कौन चलवाया था? तो इसे 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था, और 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने इसे अपना आधिकारिक कैलेंडर बनाया, और वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तीसरे कैलेंडर की तरफ अगर हम लोग चलें, तीसरे संवत की तरफ, तो इसका नाम है तीसरा हिजरी संवत। हिजरी संवत। अब हिजरी संवत जो है, यह कैलेंडर 622 ईस्वी में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि हम लोग जानते हैं मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का को त्याग कर मदीना चले गए थे, और इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजारत कहा गया। और यहीं पर जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का को त्याग कर मदीना गए, तो इसी वर्ष 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म का नया कैलेंडर चलाया गया, जिसे कहा जाता है हिजरी संवत। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, यह 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में चलवाया गया था। 622 ईस्वी में चलवाया गया था। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का को त्याग कर मदीना चले गए थे। इस्लाम धर्म में जिसे या इस घटना को हिजारत कहा गया है। इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजारत कहा गया है।
तो ये तीन प्रमुख संवत को हम लोग देखे। पहला था विक्रमी संवत, जिसको राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में चलवाया था। उन्होंने शकों के ऊपर विजय पाई, शकों को पराजित किया तथा उन्होंने अपना कैलेंडर चलाया, जिसे कहा जाता है शक संवत, विक्रमी संवत। हमारा दूसरा कैलेंडर है जिसे कहा जाता है शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। और हमारा तीसरा कनिष्क के द्वारा चलवाया गया, और यह भारत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है तो हम लोग बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। तीसरा कैलेंडर है जिसे कहा जाता है हिजरी संवत। हिजरी संवत कब चलवाया गया था? तो हिजरी संवत यह चलवाया गया था 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 622 ईस्वी में जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब मक्का को त्याग कर मदीना चले गए थे, और इस्लाम धर्म में मक्का से मदीना जाने की जो घटना थी इसे हिजारत कहा गया है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे ईस्वी का विक्रमी संवत में परिवर्तन। तो आइए हम लोग थोड़ा सा मात्र 5 मिनट में इन सबका परिवर्तन कैसे किया जाता है इसको समझ लेते हैं। अगला टॉपिक होगा विक्रमी संवत का ईस्वी में परिवर्तन। विक्रमी संवत का ईस्वी में परिवर्तन। विक्रमी संवत को हम लोग ईस्वी में कैसे बदलेंगे? ईस्वी को विक्रमी संवत को जब ईस्वी में बदलना होता है तो ईस्वी में हम लोग क्या करते हैं? ईस्वी में 57 को जोड़कर हम लोग विक्रमी संवत को ज्ञात करते हैं। 57 में ईस्वी में हम लोग 57 को जोड़ देते हैं तो हमारा विक्रमी संवत निकल आता है। जैसे ईस्वी प्लस 57 बराबर विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जैसे अगर हमारा वर्तमान में जो ईयर चल रहा है उसका नाम है, वर्तमान समय में हमारा जो साल चल रहा है, जो वर्ष चल रहा है उसका नाम है 2023 ईस्वी। अगर इस 2023 ईस्वी को हमें विक्रमी संवत में बदलना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2023 में हम 57 को जोड़ देंगे। जब 2023 में हम 57 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 2080, यानी कि वर्तमान समय में 2080 विक्रमी संवत चल रहा है। 2080 विक्रमी संवत ये हुआ विक्रमी संवत का ईस्वी में परिवर्तन। तो क्या करेंगे हम लोग? ईस्वी में डायरेक्ट 57 को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रमी संवत निकल आएगा। इसी प्रकार से इसका हम लोग निकालते हैं कि विक्रमी संवत का ईस्वी में परिवर्तन। विक्रमी संवत को हम लोग ईस्वी में कैसे निकालेंगे? तो ईस्वी को जब हम विक्रमी संवत में निकाल रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे? 57 को जोड़ रहे थे। अब विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना है तो विक्रमी संवत में से हम 57 को जब घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ईस्वी निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं विक्रमी संवत माइनस 57 बराबर ईस्वी। जैसे हमारे पास बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि उसमें लिखा गया है 26 नवंबर 1949 मिति शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो उसमें लिखा गया संवत 2006 विक्रमी। इसका मतलब जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय संवत 2006 विक्रमी, यानी कि जो विक्रमी संवत चल रहा था, जो विक्रमी संवत था वह कितना था? 2006 था। अब 2006 को अगर हमको ईस्वी में बदलना हुआ तो ईस्वी क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? विक्रमी संवत है हमारा 2006,
2006 में से हम लोग क्या करेंगे, 57 को घटा देंगे। जब 2006 में से हम लोग 57 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, आइए इसको हम लोग घटा के देखते हैं। इधर ये निकल के आएगा 1949, ठीक है। 16 में से 7 जाएगा 9, इधर 9 में से 5 जाएगा 4 और इधर बचेगा 19, तो 1949 होगा। और हम लोग भी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो इसे जब विक्रमी संवत में बदला गया तो 1949 किसमें आ गया, 2006 में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमको विक्रमी संवत से ईस्वी में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 57 को घटा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है ईस्वी का शक संवत में परिवर्तन। ईस्वी का शक संवत में जब हम लोग ईस्वी को शक संवत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ईस्वी में से अगर हम 78 को घटा दें, ईस्वी में से अगर 78 को घटा दें तो हमारा जो समय निकल के आएगा वो शक संवत होगा। तो इसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा ईस्वी माइनस 78, इसके बाद जो निकल आएगा वो होगा शक संवत। ईस्वी में से अगर 78 को हम लोग घटा देंगे तो ये निकल के आएगा शक संवत। जैसे अगर 2023 को हमको शक संवत में बदलना होगा तो क्या होगा, तो आइए निकालते हैं। 2023 माइनस 78, इसको जब घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 13 में से 8 जाएगा 5, 11 में से 7 जाएगा 4 और इधर जो है 19, तो ये निकल के आएगा 1945। 2023 को अगर हम लोग शक संवत में बदलेंगे तो ये निकल के आएगा 1945 शक संवत। इसी प्रकार अगर जब हम लोग शक संवत को ईस्वी में परिवर्तन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, शक संवत को जब ईस्वी में परिवर्तित करना होगा तो शक संवत में अगर हम 78 को जोड़ देंगे तो जो शक संवत है वो ईस्वी में बदल जाएगा। तो शक संवत को ईस्वी में परिवर्तन करने के जो नियम है, आइए इसको देख लेते हैं। सूत्र इसका शक संवत का ईस्वी में शक संवत का ईस्वी में परिवर्तन। इसके पहले हम लोग पढ़े ईस्वी का शक संवत में परिवर्तन, अब हम पढ़ेंगे शक संवत का ईस्वी में परिवर्तन। तो शक संवत का जब ईस्वी में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, शक संवत में अगर हम 78 को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा ईस्वी संवत। जैसे मान लीजिए हमारा शक संवत है 1945। 1945 में पहले इसका सूत्र लिख देते हैं हम लोग, शक संवत का ईस्वी में परिवर्तन। तो सूत्र होगा शक संवत प्लस 78 तो ये परिवर्तित हो जाएगा ईस्वी में। जैसे मान लीजिए हमारा शक संवत है 1945। 1945 में अगर हम लोग 78 जोड़ दिए, 1945 हमारा शक संवत है और 78 इसमें हम जोड़ दिए तो ये जोड़ने के बाद निकलेगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 जुड़ेगा 20 हो जाएगा, तो 2023। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 1945 प्लस 78 ऐसे जोड़ देते हैं। 8 5 13 3 हासिल आएगा 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल आया, फिर 1, फिर उसके बाद 9 1 10 के 0 हासिल आया 1 1 1 2, तो ये निकल के आएगा 2023। यानी कि अगर हमको शक संवत को ईस्वी में परिवर्तित करना हुआ तो हम लोग 78 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास एक तिथि है जिसका नाम है 1947। अगर 1947 को मान लीजिए 1947 शक संवत में दिया गया है, शक संवत। अब इसको हमें क्या करना है, ईस्वी में परिवर्तित करना है। 19 शक संवत है, इसको हमें ईस्वी में परिवर्तित करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 78 को जोड़ देंगे तो हमारा होगा 1947 प्लस 78
8 7 15 के 5 हासिल आएगा 1, 7 4 के 11, 1 12 के 2 हासिल आएगा 1, 9 1 10 के 0, 1 1 2, 2025। यानी कि 1947 को जब हम लोग ईस्वी में 1947 तक संवत को जब हम लोग ईस्वी में परिवर्तित किए तो हमारा रिजल्ट निकल के आया 2025। प्रकार से हम लोग जो है इतिहास में तिथियां क्या थी, प्रमुख शक संवत क्या थे, इनको निकाला कैसे जाएगा, बिक्रमी संवत को ईस्वी में कैसे परिवर्तित करेंगे या ईस्वी को बिक्रमी संवत में कैसे परिवर्तित करेंगे, शक संवत को ईस्वी में कैसे परिवर्तित करेंगे या ईस्वी को शक संवत में कैसे परिवर्तित करेंगे, या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा किए तथा इसके साथ ही साथ इतिहास का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इसको भी हम लोग देखें। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो विभाजन है इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग जो है इसको रखते हैं, बाकी आज इसके आगे का जो होगा हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।